सतलुज फिल्म की पूरी सच्चाई क्यों सरकार ने रोक लगाई? आप सोच रहे होंगे आखिर सरकार ने सतलुज फिल्म पर रोक क्यों लगाई? तो एक बात सीधी सी बात समझ लीजिए, सरकार मतलब मोदी सरकार यानी भाजपा सरकार को ही इस समय माना जा रहा है क्योंकि केंद्र में उन्हीं की सरकार है। तो 80-90 के दशक में उस समय भाजपा सरकार नहीं थी, उस समय कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था और 80-90 के दशक में ही उग्रवाद पंजाब में चरम उत्कर्ष पे था। चरम एकदम कहिए कि पूरा उग्रवाद फैला हुआ था और उसी उग्रवाद ने ही जन्म दिया इनको। जसवंत सिंह खालड़ा शहीद का दर्जा इनको दिया गया है। आप सोचेंगे शहीद का दर्जा इनको दिया गया है। सामान्य एक बैंक के डायरेक्टर थे, आखिर ये क्यों बीच में कूद पड़े उस उग्रवाद में? और उस उग्रवाद में 1995 में इनकी इनकाउंटर करके ये हत्या करके पुलिस वालों ने इनको मार दिया। और उन्हीं से रिलेटेड ये फिल्म आई है, क्या नाम है, सतलुज, जिसमें दिलजीत जो देख रहे हैं, दिलजीत दोसांझ हैं और साथ में अर्जुन रामपाल इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। अर्जुन रामपाल सीबीआई के किरदार में है और ये इनके किरदार में है। तो इनके क्या हुआ था कहानी और सरकार क्यों रोक लगाई है ये भी आप जानेंगे। और उस समय पुलिस फेक इनकाउंटर क्यों कर रही थी, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी, इन सारे पर गहन चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए 80-90 का दशक जब चल रहा था उस पीरियड में ये भाई साहब जो शहीद जसवंत सिंह खालड़ा जी थे, ये बैंक में एक डायरेक्टर पद पर थे और उस समय इनके कोई एक नजदीकी कोई था, उनका लड़के को पुलिस उठा कर लेकर थाने चली गई और उसके बाद से वो लड़का गायब हो गया। और जैसे ही इनके पास वो उनके दोस्त आए और बताएं कि देखिए भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, हमारा लड़के को उठा कर लेकर गई है पुलिस लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है, अब हम करें तो करें क्या? तो इस पर ये भाई साहब चले गए थाने में और जाकर वहां पूछताछ करने लगे। पूछताछ जब करने लगे तो पुलिस वालों ने कहा हमने किसी को नहीं उठाया है, आप बिना मतलब के आए हैं, इनका लड़का कहीं ऐसे ही कहीं गायब हो गया होगा, कहीं उग्रवादी हो बना होगा, हो सकता है, जाइए उसको ढूंढिए। फिर इनको लगा अरे ये तो कुछ अलग ही मामला चल रहा है। तो इनके दिमाग में आया कि ऐसा ना हो कि ऐसे लड़के जैसे इनका लड़का गायब हुआ हो वैसे बहुत सारे लोगों के लड़के गायब हो रहे हो, क्योंकि उस समय उग्रवादी के नाम पर बहुत ही निर्दोष लोगों को मारा जा रहा था। तो इन्होंने पता लगाने का टेक्निक लगाया। तो इन्होंने पता लगाने के लिए खुद ही अपने आप बहुत मेहनत किए और ये अपना नौकरी कम, इनका परिवार भी था, हंसता खेलता कूदता परिवार, बहुत सुंदर परिवार। इनकी पत्नी थी दिलजीत कौर, वो भी थी, इनके बच्चे थे, लेकिन ये कह रहे थे कि अब तो हम इस सच्चाई का पता लगा के ही छोड़ेंगे। इन्होंने उस समय शमशान घाट पर पता लगाया तो पता चला कि यहाँ पर हजारों लाशें हमेशा जल रही हैं, रोज हर घाट पर कहीं ना कहीं। तो एक घाट को इन्होंने चुना और वहां का हर चीज डिटेल निकाला, लकड़ियों का डिटेल निकाला, 100 का डिटेल निकाला कि पुलिस वाले हमेशा रात में आते हैं और 10, 20, 50, 100 लाश जला देते हैं उग्रवादी के नाम पर। फिर देखें और सोचे कि अब आगे क्या करें, तो मानवाधिकार आयोग के पास ये बेचारे चले गए। वहां पर उन्होंने अपनी बात रखी, मानवाधिकार आयोग ने इनकी बात सुनी। फिर भी इनके ऊपर पुलिस के तरफ से दबाव बनने लगा। जो ये पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही पुलिस वाले थे उस समय, अधिकारियों लोगों ने दबाव देना चालू किया। लेकिन दबाव के चक्कर में भी इनको बहुत इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि आपको मार दिया जाएगा, आपके फैमिली को खत्म कर दिया जाएगा। इनकी औरत जो इनकी वाइफ थी वो डर गई और घबरा गई, इनसे बोली कि इस मैदान से बाहर निकल जाइए। इन्होंने कहा अगर आज मैं निकल गया तो मैं आने वाले कल में इस समाज को क्या बताऊंगा कि मैं संपन्न होते हुए, समृद्ध होते हुए, जानकार होते हुए, पढ़े लिखे होते हुए भी इन लोगों के सामने दब गया। बताइए, ये बैंक कर्मचारी उलझ गए पूरे सिस्टम से, पंजाब के सिस्टम से, इसीलिए इनको शहीद का दर्जा दिया गया है। वहां की जनता इनको बड़ा लीडर के रूप में प्रेम करने लगी। कोई लीडर उडर उस समय नहीं थे,
प्रेम करने लगे और अपने वाइफ से कहे कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये सच्चाई सबके सामने लाकर रखूंगा। फिर इन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर बोला, जहां यूके, अमेरिका, यूएसए, कनाडा गए, हर जगह मंच पर बोले कि पंजाब में बहुत ही गलत तरीके से पुलिस वाले और पूरा समझिए कि सिस्टम गलत तरीके से काम कर रही है। इसमें केंद्र सरकार का भी हाथ है। केंद्र सरकार की तरफ से जब दबाव पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव जब पड़ा, उस पीरियड में सीबीआई जांच के आदेश हुए। सीबीआई जांच में इनके तरह अधिकारी एक आए हुए थे जो जांच करने लगे, तो इनको लगा कि हो ना हो छोटी मोटी बात हो, और ये खालरा साहब बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। जैसे ही इनके सीबीआई साहब के पास सबूतों का सबूत मिलने लगे और मिलान करने लगे, तो कहें ये तो सत्य बात बोल रहे हैं खालरा साहब, जांच और गहन कर दिया। और उसी पीरियड में खालरा साहब के ऊपर भी बहुत सारे दबाव बन रहे थे, लेकिन करे तो करे क्या, फिर भी सीबीआई जांच अपना कार्य कर रही थी। फिर अन्य किसी तरह 1995 में इनको पुलिस ने, इनके घर से कार अपना धुलाई कर रहे थे, घर पे बैठ के कार धो रहे थे, उसी पीरियड में पुलिस आई, सादे भेष में इनको उठाकर लेकर थाने चली गई, और थाने से और वहां से कहीं और लेकर चली गई गुप्त जगह पे, और कुछ दिनों के बाद इनको मारकर वहीं एक नदी था पंजाब में, उसी नदी में इनको फेंक दिया। और उसके बाद से पुलिस ने कहा कि हमको नहीं पता, और वहां की जनता आक्रोश करने लगी, पूरा जनता चिल्लाने लगी कि खालरा साहब को वापस करो, खालरा साहब को वापस करो। उस समय खालरा साहब को वापस कहां से करेंगे, वो तो मारकर इनको फेंक दिए थे सब, कहा, नदी में, सबूत मिटाने के चक्कर में। फिर इनकी वाइफ ने उस मैटर को आगे बढ़ाया, और खालरा साहब को भी इंसाफ दिलाने के लिए इनकी वाइफ आगे बढ़ी, और सीबीआई जांच चल ही रही थी। फिर उसमें पकड़ में आए बड़े बड़े अधिकारी, 6 पुलिसकर्मी पकड़े गए अधिकारी, उसी में सबको सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास दे दिया। 2005-6 में भी इनको कारावास था, 2011 में फिर ये लोग पिटीशन डाले कि हम लोग बाहर निकल जाए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने वो सजा बरकरार रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि आतंक, उग्रवाद इतना सीमा पर कैसे बढ़ा, और पुलिस वाले क्यों निर्दोषों को मार रहे थे। देखिए भाई साहब, उस समय सरकार, केंद्र की सरकार हमेशा पंजाब में इंटरफेयर कर रही थी। अब सोचेंगे कैसे इंटरफेयर कर रही थी। पंजाब की सरकार बार बार बदल रही थी, कभी अकाली दल, कभी कांग्रेस, कभी सरकार गिर जाती थी, तो लग जाता था क्या, उस समय लगता था राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति जब शासन लगता है तो उस समय पुलिस के पास एक्स्ट्रा पावर आ जाते हैं। उस समय कोर्ट सोट कोई भी काम नहीं करता, पुलिस ही पूरा पावर में आ जाती है। पुलिस आपको इतना पावर दे दिया जाता है कि आप चाहे तो निर्णय कुछ भी ले सकते हैं जब राष्ट्रपति शासन लगता है। इसीलिए हर स्टेट चाहता है कि राष्ट्रपति शासन ना लगे। फिर राष्ट्रपति शासन में पुलिस के पास पावर मिल गई। पावर मिलते ही पुलिस वालों ने, और साथ में एक और चीज मिला कि अगर तुम उग्रवादियों को मार रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो तुमको जल्दी प्रमोशन दिया जाएगा और कैश में इनाम भी दिया जाएगा। तो इस कारण ये तो उग्रवादियों को, एक उग्रवादी कभी पाते थे और 100 निर्दोष को मारते थे, तो इसके कारण एक गिनती के लिए निर्दोष लोगों को उठाते थे उनके घर से, अब पूछताछ के नाम पर ले जाते थे और थाने में पटक पटक कर मार डालते थे, या गोली मार देते थे, इनकाउंटर कर देते थे, जला देते थे, बता देते थे कि इतने लोगों का, इतने उग्रवादियों का हमने इनकाउंटर कर दिया। और इसी लालच के चक्कर में पड़ रहे थे। उसके साथ साथ, लालच के चक्कर के साथ साथ एक और भी दबाव था, जो ऊपर से केंद्र के तरफ से दबाव था, राज्य के तरफ से दबाव था कि किसी तरह उग्रवाद को खत्म कर देना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है। तो ये उग्रवाद के नाम पर निर्दोष लोगों को मारा जा रहा था, और यही चीज ये खालरा साहब देखे थे, जिसके कारण खालरा साहब कह रहे थे निर्दोषों को क्यों मार रहे, उग्रवादियों को ढूंढो। इसी के चक्कर में खालरा साहब की भी जान चली गई, यानी ये शहीद हो गए। और पुलिस वाले इसी के लालच में, क्योंकि हमें प्रमोशन मिले और कैश में इनाम मिले, बहुत सारा ऊपर से दबाव था, तो पुलिस वाले भी क्या करते, ये भी समस्या थी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पुलिस वाले किसी भी निर्दोष को मार देंगे। मारना था तो अपने घर वालों को मार दिए होते, दिखा दिए होते कि वही उग्रवादी है, अपने बेटे बच्चों को मार दिए होते, भाई बंधु को मार दिए होते। लेकिन नहीं, उन्हें तो किसी भी को दूसरे के घर के पकड़ के लाइए, मार दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि सरकार आखिर क्यों रोक लगा दी,
सरकार ने क्यों रोक लगाई? देखिए, ये ऐसी फ़िल्म बनी है जिसमें सरकार ने, सेंसर बोर्ड ने कहा था 127 ऐसे सीन थे जिन्हें कट करने के लिए बोला था कि ये सीन को हटा दीजिए भाई साहब आप, और तब जाकर ये फ़िल्म रिलीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील है। जो दिखाया जाएगा अगर, तो पंजाब फिर से जल उठेगा, हो सकता है कि फिर से विवाद खड़ा हो जाए, इसलिए इस सीन को हटा दीजिए, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, सच्चाई जो है उसे आप दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो निर्माता, निर्देशक जो भी कहिए, उन लोगों ने वो सीन ना काट कर इसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जी5 पर लोड कर दिया, अपलोड कर दिया। इसी पर सरकार नाराज़ होकर इस पर टेक डाउन करा दी, उसे रोक लगा दी कि 2 दिन के अंदर इसको हटा दें। तो इसी को लेकर ये जो एक्टर हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम से आकर अपने बताया कि देखिए ऐसा-ऐसा कर दिया है सरकार। इसमें सरकार का मेन मंशा था कि जो विरोधी ताकतें हैं देश के प्रति, उनका उनका मंसूबा ज़ाहिर हो जाएगा और वो सोचने लगेंगे कि चलो यही समय है, फिर से कुछ जलाते हैं, कुछ बिगाड़ते हैं और पंजाब में फिर से आग की लहू जलने लगेगी। इसी को देखते हुए सरकार ने कहा कि जब तक कट नहीं हटेगा तब तक फ़िल्म रिलीज़ मत करिए, आप कहीं भी नहीं दिखा सकते। लेकिन क्या करिएगा, फ़िल्म आउट हो गई है, रिलीज़ हो गई, उसके बाद से ही कई लोग डाउनलोड कर लिए। अब इस समय यूट्यूब पर हर जगह अवेलेबल हो चुकी है फ़िल्म, इसका किसी भी वर्ज़न में आप देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि उस समय उग्रवाद ऐसा चल रहा था कि पुलिस वालों ने निर्दोष लोगों को मारने का काम किया, जो सरासर गलत है। किसी भी समय एक और बात जान लीजिए, अगर कभी भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो पुलिस के पावर, एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, जिसका कभी-कभी बहुत सारे पुलिस वाले तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रवृत्ति के हैं जो समझिए कि माफिया प्रवृत्ति के खुद ही पुलिस वाले हैं, गुंडे प्रवृत्ति के कुछ पुलिस वाले हो चुके हैं, क्योंकि गुंडों के बीच में रहते-रहते ना वो भी गुंडा बन चुके हैं। तो उनका ये समय आ जाता है कि चलो इसी पीरियड में किसी निर्दोष को मारते हैं, लूटते हैं, पाटते हैं, या आप आम समय में हमेशा देखते ही रहते हैं। लेकिन इनके खालरा साहब को लगा कि नहीं ये गलत है, तो खालरा साहब ने आवाज़ उठाया, अपना सामान्य सा जीवन छोड़कर इस लड़ाई में कूद गए और इसीलिए आज खालरा साहब शहीद का दर्जा मिला है। 1995 में इनकी एनकाउंटर कर दी गई पुलिस के द्वारा, नदी में फेंक दिया गया। और रही बातें सरकार की, तो इस समय सरकार ने जो एक्शन लिया है, क्या फ़िल्म को हटाना इस समय, अगर सेंसर बोर्ड से 127 कट काट कर चलाया होता तो भी ठीक था कि नहीं था? जैसा आपका कोई भी विचार जैसा हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या सरकार ने फ़िल्म को रोक कर अच्छा किया है, बुरा किया है, क्या किया है? आप अपना पक्ष कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।